Hello students, today I am here with topic continuity, class 12th. We shall first define what is continuity. A function is continuous in its domain if its graph is a curve without breaks or jumps throughout its domain. मीन्स कोई फंक्शन अगर कंटिन्यूस है तो ये हम आइडेंटिफाई उसे ग्राफ से कैसे करेंगे। इसके लिए सबसे सिंपल तरीका है कि उसके ग्राफ में कहीं पे जंप नहीं होगा, कहीं पे ब्रेक नहीं होगा। ठीक है, किसी पॉइंट पे वो ब्रेक नहीं करेगा, जंप नहीं करेगा। लाइक इन सम ग्राफ्स देयर may be a gap or jump at certain points. For example, अगर आप ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लेते हैं तो इसमें क्या मिलता है आपको, इसका जब आप ग्राफ प्लॉट करते हैं तो इस तरह से मिलता है। इंटीग्रल पॉइंट्स पे वो नहीं मिलता है फंक्शन, तो यहाँ पे जंप देख रहे हैं, मतलब जो ग्राफ है वो कंटिन्यूस नहीं है, उसमें ब्रेक्स हैं, टूटा हुआ है। तो ऐसे फंक्शंस को हम डिसकंटिन्यूस बोलते हैं, क्योंकि इनकी कंटिन्यूटी किसी न किसी पॉइंट पे डिस्ट्रॉय हो जाती है। ठीक है, तो आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको। तो यहाँ पे डोमेन की बात हो रही है। यहाँ पे जो हमने डेफिनेशन दिया थ्रू आउट इट्स डोमेन, मीन्स ये कंटिन्यूटी की कौन सी डेफिनेशन है, ये कंटिन्यूटी की डेफिनेशन है कि वो अपने डोमेन में कंटिन्यूस है कि नहीं है। तो अगर डोमेन के किसी भी पॉइंट पे कर्व में जंप मिल रहा है या ब्रेक मिल रहा है तो उस पॉइंट पे वो कंटिन्यूस नहीं होगा। ठीक है, और डोमेन में अगर कंटिन्यूस है मतलब इंटायर जितने भी पॉइंट्स हैं सभी पे कंटिन्यूस होना चाहिए, किसी एक से मतलब नहीं है। नाउ कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन एट अ पॉइंट, अ फंक्शन f is said to be continuous at a point c, जहाँ पे c क्या है, डोमेन का पॉइंट है, c belongs to domain if left hand limit is equal to right hand limit is equal to value of the function। ये कंटिन्यूस फंक्शन की एनालिटिकल डेफिनेशन है। मतलब आप कैलकुलेशन से कैसे पता करेंगे कि कोई फंक्शन किसी पॉइंट पे कंटिन्यूस है कि नहीं है। तो इसका सबसे सिंपल तरीका ये है कि उस पॉइंट पर लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड की जाए और राइट हैंड लिमिट फाइंड की जाए और दोनों इक्वल हों। ये तो लिमिट्स में भी करते थे हम लोग 11th में, कि अगर किसी पॉइंट पे लिमिट एग्जिस्ट कर रही है किसी फंक्शन की तो वहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट मस्ट बी इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। तो ठीक है, यहाँ पर भी वही होना चाहिए, मतलब लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए। लिमिट एग्जिस्ट करने के साथ में एक कंडीशन यहाँ पे और है कि वो फंक्शनल वैल्यू के इक्वल होना चाहिए। किसी भी पॉइंट पर किसी फंक्शन की दो वैल्यू होती हैं, एक तो फंक्शनल वैल्यू होती है और एक लिमिटिंग वैल्यू होती है। तो लिमिटिंग वैल्यू में क्या होता है कि अगर नेबरिंग पॉइंट से भी वो एग्जिस्ट कर रहा है फंक्शन तो हम उसकी लिमिटिंग वैल्यू बोलते हैं। मतलब लेफ़्ट से अप्रोच कर रहा है कोई पॉइंट और राइट से अप्रोच कर रहा है, तो दोनों अगर उसी पॉइंट को अप्रोच करते हैं तो वहाँ पे लिमिटिंग वैल्यू मिलती है। फंक्शन वैल्यू डायरेक्ट हम लोग पुट करके निकालते हैं। सपोज करो आपको कोई फंक्शन दिया गया है and you want to find value at that point, simply put x is equal to whatever may be the value, you will get the functional value. Okay, now some algebraic properties of continuous functions are as follows.
Let f and g be two functions, be two real functions continuous at x is equal to c. Then f plus minus g means f plus g or f minus g is continuous at x is equal to c. मीन्स अगर कोई दो फंक्शन कंटिन्यूस है किसी पॉइंट पे तो उनका सम और डिफरेंस भी उस पॉइंट पे कंटिन्यूस होगा. के एफ इज़ कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू सी वेयर के इज़ अ स्केलर. मतलब अगर आप किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तब भी वो फंक्शन कंटिन्यूस रहेगा, उसकी कंटिन्यूटी डिस्ट्रॉय नहीं होती है. थर्ड पॉइंट है एफ जी. एफ इंटू जी इज़ कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू सी. 1 upon f is continuous at x is equal to c provided f of c is not equal to 0. मतलब अगर एट x is equal to c पे ये वैल्यू फंक्शन की 0 नहीं होती है तो ये कंटिन्यूस होगा, अदरवाइज नहीं होगा. क्योंकि अगर एफ सी 0 हो गया तो अगर एफ सी 0 हो जाएगा तो फंक्शन वहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करेगा. तो जब एग्जिस्ट ही नहीं करेगा तो फिर कंटिन्यूटी की बात करने का कोई मतलब नहीं रह जाता है. लास्ट पॉइंट इज एफ अपॉन जी इज कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू सी प्रोवाइडेड दैट जी ऑफ सी इज नॉट इक्वल टू 0. मीन्स इसका डिनोमिनेटर जो ये रेशनल फंक्शन है इसका डिनोमिनेटर उस पॉइंट पे 0 नहीं होना चाहिए तो ये फंक्शन कंटिन्यूस होगा. अब आगे बढ़ते हैं हम लोग. कॉन्टिन्यूटी ऑफ कंपोजिट फंक्शंस. I hope I think कंपोजिट फंक्शन यू नो, जैसे फॉग एंड गॉफ को हम लोग कंपोजिट फंक्शंस बोलते हैं. जैसे ई रेस्ट टू द पावर एक्स स्क्वायर, यहाँ पे दो या दो से अधिक फंक्शंस जो मेडअप होते हैं फंक्शंस उनको हम लोग कंपोजिट फंक्शंस बोलते हैं. जैसे साइन एक्स स्क्वायर, अंडर रूट साइन एक्स, ये सभी क्या है कंपोजिट फंक्शंस हैं. तो इनकी कंटिन्यूटी हम लोग कैसे चेक करेंगे वही बताया गया इसमें. लेट एफ एंड जी बी टू रियल फंक्शंस सच दैट फॉग इज डिफाइंड इफ जी इज कंटिन्यूस एट से. जी यहाँ पे सी पे कंटिन्यूस है और एफ इज कंटिन्यूस एट जी सी. ठीक है, ध्यान देना है ये. लेट एफ एंड जी बी टू रियल फंक्शंस सच दैट फॉग इज डिफाइंड. पहले तो इसको डिफाइन होना पड़ेगा क्योंकि कंपोजिट फंक्शन है तो डिफाइंड होगा ऑब्वियसली. जी इज़ कंटिन्यूस एट सी. सी क्या होगा? जी के डोमेन का पॉइंट होगा. ठीक है, और जी सी क्या होगा? जो ये डोमेन के पॉइंट्स आप पुट करेंगे तो जो वैल्यूज़ मिलेंगी वो जी सी होंगी. ठीक है, तो एफ को कहाँ पे कंटिन्यूस होना है? जी सी पर होना है. जी सी का मतलब वैल्यूज़ ऑफ फंक्शन जी एट सी. तो अगर ये हो जाता है तो हम बोलेंगे कि फॉग जो है वो कंटिन्यूस है. कहाँ पर? सी पर, अदरवाइज नहीं होगा. ओके, इसको दोबारा से देख लीजिए. अगर फॉग डिफाइंड है, यहाँ से हम लोग लेते हैं जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं. इफ़ फॉग इज़ डिफाइंड एंड सेकेंड इज़ इफ़ जी इज़ कंटिन्यूस एट सी. सी क्या होगा? जी के डोमेन का पॉइंट होगा. और f कहाँ पर होना चाहिए? f होना चाहिए जी सी पर. ठीक है, मीन्स वो सारे पॉइंट्स जो आपको c पुट करने से g की वैल्यू मिलेगी वहाँ पे कंटिन्यूस होना चाहिए. अगर ये है तो फॉग जो होगा वो c पे कंटिन्यूस होगा, अदरवाइज नहीं होगा. अब हम लोग कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे. पहले एक एग्जांपल लेते हैं एनसीईआरटी बुक का. डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ साइन फंक्शन. तो यहाँ पे साइन फंक्शन क्या है? लेट एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स. लेटेस्ट चेक कंटिन्यूटी. ये थोड़ा सा गलत हो गया, यह होगा लेटेस्ट चेक. ओके, लेटेस्ट चेक कंटिन्यूटी एट एक्स इज इक्वल टू सी बिलोंगिंग टू आर. सी कोई रियल नंबर है जिस पे हम लोग इसकी कंटिन्यूटी चेक करेंगे. तो पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे. लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी? लिमिट एस टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ
सी माइनस एच। तो लिमिट एच टेंडिंग टू 0 साइन ऑफ सी माइनस एच, क्योंकि यहाँ पे एक ही फंक्शन है, साइन ही है, तो साइन सी माइनस एच हो जाएगा। और जब लिमिट इसमें ड्रॉप कर देंगे तो क्या हो जाएगा, साइन सी वैल्यू मिल जाएगी इसकी। सिमिलरली हम लोग राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। राइट हैंड लिमिट में हम लोग क्या लिखते हैं, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ सी प्लस एच। नाउ लिमिट एच टेंडिंग टू 0 साइन ऑफ सी प्लस एच, और जब इसमें लिमिट आप छोड़ेंगे तो ये आ जाएगा साइन सी। फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, एफ सी इज इक्वल टू साइन सी होगी। सिंपल है, सारे रियल नंबर्स में साइन डिफाइंड होता है, ठीक है। तो ये साइन सी मिल जाएगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू एफ ऑफ सी। तो ये कंडीशन हमारी जो है वो सेटिस्फाई हो गई। इसका मतलब ये हो गया कि एफ इज़ कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू सी। आई होप ये क्लियर है आपको। अगर ये क्लियर है तो हम लोग सेकेंड क्वेश्चन में चलते हैं। एग्जामिन द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 1 एट एक्स इज इक्वल टू 3। हाँ, एक चीज़ छूट गई यहाँ पे, एवरी पॉलिनोमियल इज कंटिन्यूस, ठीक है। जितने भी पॉलिनोमियल होते हैं वो कंटिन्यूस होते हैं। एग्जामिन द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 एट एक्स इज इक्वल टू 3। ये क्वेश्चन नंबर 2 है आपके एनसीईआरटी बुक का। तो सिंपल है, यहाँ पे हम लोग पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। किस पॉइंट पे हमें निकालना, 3 पे निकालना है। तो हम लिखेंगे लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ 3 माइनस एच। अब ये 3 माइनस एच हम लोग पुट कर देंगे इस फंक्शन में एक्स के प्लेस पे। तो 2 इंटू 3 माइनस एच होल स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू, फाइनली हमें सॉल्व करने पे क्या मिलेगा, फाइनली हमें सॉल्व करने पे मिल जाएगा 17 मिल जाएगा। ओके, फिर हम लोग राइट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे। लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ 3 प्लस एच इज इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग टू 0 2 इंटू 3 प्लस एच होल स्क्वायर माइनस 1, और इसको सॉल्व करने पे हमें क्या मिल जाएगा, 17 मिल जाएगा। फिर हम f3 की वैल्यू फाइंड करेंगे। f3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये भी 17 हो जाएगी। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू एफ ऑफ 3। तो यहाँ से हमें क्या मिलता है, यहाँ से हमें मिलता है कि जो फंक्शन f है वो 3 पे कंटिन्यूस है। ओके, आई होप आपको क्लियर है ये। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है एफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 3 इफ एक्स इज लेस देन और इक्वल टू एंड 2x माइनस 3 इफ एक्स इज ग्रेटर देन 2। तो यहाँ पे हमें 2 पे चेक करना है, क्योंकि 2 पे फंक्शन चेंज हो रहा है। पहले फंक्शन क्या है, लेस देन 2 के लिए क्या है 2x प्लस 3 है, और मोर देन 2 के लिए क्या है 2x माइनस 3 है। तो यहाँ फंक्शन चेंज हो रहा है, इसलिए इस पॉइंट पे इसके कंटिन्यूस और डिसकंटिन्यूस होने के चांसेस हैं, क्योंकि जहाँ पे कर्व का बिहेवियर चेंज होता है, कर्व में अचानक कोई चेंज होता है, तो वहाँ पे थोड़ा सा डाउट होता है कि उसकी कंटिन्यूटी डिस्ट्रॉय हो सकती है। और बाकी तो ये पॉलिनोमियल है, तो पॉलिनोमियल तो कंटिन्यूस होते ही हैं, तो इसीलिए हम 2 पॉइंट पे चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग LHL फाइंड करेंगे, लिमिट एच टेंडिंग टू 0। अब यहाँ पे 2 पे चेक करना है, इसलिए एफ ऑफ 2 माइनस एच इज इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग टू 0 2 इंटू 2 माइनस एच प्लस 3 इज इक्वल टू 7। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज पे। इसी का रिमेनिंग पार्ट है। राइट हैंड लिमिट हम लोग फाइंड करेंगे। राइट हैंड लिमिट क्या हो जाएगी, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ 2 प्लस एच इज इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग टू 0 2 इंटू 2 प्लस एच माइनस 3 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ प्रॉब्लम हो गई। प्रॉब्लम क्या हो गई, प्रॉब्लम ये हो गई है कि इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल है ही नहीं। तो जब लिमिट ही नहीं एग्जिस्ट कर रही है तो कंटिन्यूस होने का तो कोई चांस ही नहीं है, तो इसलिए आगे हम लोग चेक नहीं करेंगे। ठीक है,
तो यहाँ लिख देंगे f इज़ नॉट कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 2। अब हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 के लिए। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है, फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन a एंड b सो दैट द फंक्शन f डिफाइंड बाई fx इज इक्वल टू ax प्लस 1 x इज लेस दैन इक्वल टू 3 bx प्लस 3 x इज ग्रेटर दैन 3 इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 3। अब इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट पहले निकालेंगे। तो लिमिट एच टेंडिंग टू 0 f ऑफ 3 माइनस एच इज इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग टू 0 a इंटू 3 माइनस एच प्लस 1। तो फाइनली यहाँ पे क्या मिल गया हमें, 3a प्लस 1 मिल गया। ओके, राइट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे हम लोग। तो राइट हैंड लिमिट के लिए मोर देन 3 के लिए फंक्शन बी एक्स प्लस 3 है, तो यहाँ पे 3 प्लस एच हम लोग पुट कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, 3b प्लस 3 मिल जाएगा। ठीक है, देखिए ये यहाँ पे गिवन है कि ये कंटिन्यूस है, यहाँ प्रूव नहीं करना है। और अगर ये कंटिन्यूस है तो हमें क्या करना है, ए और बी में रिलेशनशिप फाइंड करनी है। और f3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे 3a प्लस 1 हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि x इज़ लेस देन और इक्वल टू के लिए जो है वो फंक्शन कौन सा है, ax प्लस 1 है। तो x की वैल्यू हम 3 रख देंगे। अब सिंस f इज़ कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 3 therefore 3a plus 1 is equal to 3b plus 3 is equal to 3a plus 1। तो 3a plus 1 is equal to 3b plus 3 is equal to 3a minus 3b is equal to 3 minus 1। This implies a minus b is equal to 2/3। आई होप आपको ये अच्छे से क्लियरली समझ में आ गया होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 18 में हम लोग चलते हैं। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा the function defined by fx is equal to lambda times x square minus 2x if x is less than or equal to 0 and 4x plus 1 x is greater than 0 continuous at x is equal to 0। what about continuity at x is equal to 1। सबसे पहले हम लोग 0 पे चेक करेंगे। 0 के लिए हम लोगों ने लेफ्ट हैंड लिमिट निकाला और लेफ्ट हैंड लिमिट इसकी क्या आ गई, 0 आ गई। ओके, फिर राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। राइट हैंड लिमिट क्या आ गई, 1 आ गई। तो अब यहीं पे ये क्या हो गया, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं है। इसका मतलब ये फंक्शन जो होगा वो कंटिन्यूस नहीं होगा। फॉर एफ इज़ नॉट कंटिन्यूस, यहाँ कंटिन्यूस छूट गया है। एट एक्स इज इक्वल टू 0 फॉर नो वैल्यू ऑफ लैम्डा। तो यहाँ लैम्डा के लिए जो है किसी भी वैल्यू के लिए कंटिन्यूस नहीं है। उसमें क्वेश्चन में कहा गया कि लैम्डा की किस वैल्यू के लिए। भाई आप लैम्डा की यहाँ चाहे जो वैल्यू निकाल लें, लेकिन मिलेगा तो 0 ही। 0 पर अगर आप फाइंड करेंगे तो इसकी वैल्यू 0 ही मिलेगी। तो लैम्डा कोई फ़र्क ही नहीं डाल रहा, तो आप 2 रखें चाहे 3 रखें चाहे 1/2 रखें, सभी पे 0 हो रहा है। इसका मतलब ये किसी भी वैल्यू के लिए कंटिन्यूस नहीं होगा। तो एक चीज़ ये यहाँ से क्लियर हुई। अब 1 पे चेक करते हैं। 1 पे क्या होगा, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 f ऑफ 1 माइनस एच। तो 1 माइनस एच हमारा कौन होगा, सेकंड में आएगा 4x प्लस 1 माने में, क्योंकि ये मोर देन 0 है। अब मोर देन 0 का मतलब क्या होगा, 0 से जितनी भी बड़ी वैल्यूज़ होंगी उनके लिए हम फंक्शन 4x प्लस 1 ही यूज़ करेंगे। ठीक है, तो अब ये फंक्शन 4x प्लस 1 यूज़ करेंगे। तो 1 माइनस एच, एच क्या होता है, वेरी स्मॉल क्वांटिटी होता है। तो अगर h इसमें 1 में से माइनस करोगे तो ऑब्वियसली कोई 0 से तो बड़ी क्वांटिटी आएगी, क्योंकि h वेरी स्मॉल होता है। वेरी स्मॉल होता है तो 1 में से माइनस होगा, तो मतलब क्लोज टू 1 आएगी, बट वो 0 से कम नहीं हो सकती है। तो इसलिए हमने ये सेकंड फंक्शन यूज़ किया है। अब हम लोग राइट हैंड लिमिट फाइंड करते हैं। लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ 1 प्लस एच इज इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग टू 0 4 इंटू 1 प्लस एच प्लस 1। तो ये 5 आ गई है, फंक्शन की वैल्यू भी 5 आ गई है। इसका मतलब क्या हुआ कि इस पॉइंट पे ये जो फंक्शन है वो कंटिन्यूस है। 0 पे नहीं था लेकिन 1 पे है। ठीक है, तो आई होप ये आपको क्लियर है क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। डिटरमिन इफ एफ डिफाइंड बाई एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन 1/x if x is not equal to 0 is and 0 if x is equal to 0 is a continuous function। तो हमें 0 पे चेक करना है यहाँ पे, क्योंकि 0 पे फंक्शन की डेफिनेशन चेंज हो रही है। तो एल एच एल इज इक्वल टू लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 एफ ऑफ 0 माइनस एच लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 0 माइनस एच होल स्क्वायर साइन ऑफ 1/0 माइनस एच इज इक्वल टू माइनस एच स्क्वायर इंटू साइन 1/h। अब एच स्क्वायर की वैल्यू अगर लिमिट इसमें छोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लेकिन साइन 1/h की वैल्यू क्या होगी, साइन 1/h की वैल्यू जब यहाँ पे लिमिट एच टेंडिंग टू 0 होगा। अब साइन 1/h क्या होता है, साइन 1/h अगर h आप 0 पुट करोगे तो ये क्या आ जाएगा, साइन इन्फिनिटी आ जाएगा। तो लेकिन आपको ये मालूम है कि साइन की वैल्यू जो होती है वो -1 और 1 के बीच में होती है। मैक्सिमम वैल्यू इसकी 1 हो सकती है और -1 इसकी जो है मिनिमम वैल्यू होती है। इसका मतलब जो भी h यहाँ पुट करोगे तो जो भी साइन मिलेगा वो इसी के बीच में होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से सीधी सी बात ये निकलती है कि साइन की वैल्यू क्या होगी। यहाँ पे हम लैंग्वेज लिखेंगे अ फाइनाइट क्वांटिटी लाइंग बिटवीन -1 एंड 1। ये यहाँ ध्यान रखिए, यही लिख देना है आपको, फाइनाइट क्वांटिटी लाइंग बिटवीन -1 एंड 1। तो इसके बीच में लाई करेगी, इसका मतलब क्या हो गया कि ये एक फिक्स्ड वैल्यू हो गई। अगर फिक्स्ड वैल्यू हो गई तो फिर 0 से मल्टीप्लाई करने पे क्या दिक्कत है, 0 ही कर देगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट 0 आ गई। इसी तरह से हम लोग राइट हैंड में निकालेंगे, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 एफ ऑफ 0 प्लस एच लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 0 प्लस एच होल स्क्वायर साइन 1/0 प्लस एच। इसमें भी वही लिखना पड़ेगा, 0 इंटू फाइनाइट क्वांटिटी लाइंग बिटवीन -1 एंड 1। अब एफ 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट 0, राइट हैंड लिमिट 0, फंक्शन की वैल्यू 0। इसका मतलब क्या हो गया, ये कंटिन्यूस फंक्शन हो गया, ठीक है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया है। अब हम लोग चलते हैं पेज 3 पे, जो हमारा लास्ट पेज भी है। क्वेश्चन नंबर 26 एनसीईआरटी बुक एक्सरसाइज 5.1। यहाँ पे फंक्शन डिफाइंड है, एफ एक्स इज इक्वल टू के कॉज एक्स डिवाइडेड बाई पाई माइनस 2x when x is not equal to pi/2 and pi/2 if x is equal to pi/2 then its value will be 3 is continuous at pi/3 find k। मतलब ये गिवन है कि pi/2 पे ये कंटिन्यूस है, तो हमें क्या फाइंड करना है, k की वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले लिमिट की वैल्यू LHL निकालिए आप, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 एफ ऑफ pi/2 माइनस एच। तो इसमें पुट करेंगे तो k कॉस pi/2 माइनस एच, इसमें नीचे डिनोमिनेटर में भी रखेंगे, पाई माइनस पाई प्लस 2h होगा। k इंटू लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 साइन h अपॉन 2h होगा। तो साइन h अपॉन h क्या होता है, ये तो 1 होता है, पहले से हमें मालूम है 11th क्लास से। तो फाइनली हमें क्या मिल गया, k/2 मिल गया। अब ये फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है। तो कंटिन्यूस में क्या होगा कि फंक्शन की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 3 है, सीधे सीधे क्वेश्चन में दिया गया कि फंक्शन की वैल्यू 3 यानी एफ ऑफ pi/2 जो है वो 3 होगा। तो एफ ऑफ pi/2 क्या होगा, 3 होगा। अब ये कंटिन्यूस है तो k/2 इज इक्वल टू 3। तो यहाँ से k की वैल्यू क्या है, 6 मिल जाएगी। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि यहाँ पे राइट हैंड लिमिट क्यों नहीं फाइंड किया गया, जबकि कंटिन्यूटी में तो फाइंड करते हैं। तो एक चीज़ आपको बता दें कि यहाँ पे कंटिन्यूस आपको प्रूफ नहीं करना है, यहाँ पे कंटिन्यूस फंक्शन दिया गया है। तो कोई भी दो रिलेशन आप फाइंड कर लीजिए, कोई भी एक रिलेशन से ही निकल आएगा। यहाँ पे दो रिलेशन की ज़रूरत नहीं, क्योंकि एक ही कांस्टेंट है। तो हमने लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लिया और फंक्शन की वैल्यू निकाल लिया, ये भी तो इक्वल होते हैं ना, क्योंकि फंक्शन तो कंटिन्यूस, हमें कंटिन्यूस तो प्रूफ नहीं करना है कि राइट हैंड लिमिट निकालना ज़रूरी है। तो इसलिए आप इस तरह से कर सकते हैं, आप निकाल भी लेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, आंसर वही आना है, ठीक है। लेकिन ज़रूरत नहीं है, नेसेसरी स्टेप्स करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, नाउ हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 में।
क्वेश्चन नंबर 30 में कह रहा है कि फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ ए एंड बी सच दैट फंक्शन डिफाइंड बाई एफ एक्स इज इक्वल टू 5 व्हेन एक्स इज लेस देन इक्वल टू एंड ए एक्स प्लस बी व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन 2 बट लेस देन 10 एंड 21 व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10। अब यहाँ पे दो पॉइंट है जहाँ पे फंक्शन की वैल्यू जो है वो चेंज हो रही है, एक तो 2 है और एक है 10। तो पहले 2 पे चेक करते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। सिंपल है, एक्स इज लेस देन 2 के लिए 5 दिया गया, कांस्टेंट वैल्यू है, कोई दिक्कत नहीं है। राइट हैंड लिमिट हम लोग निकालेंगे तो क्या आएगा, अगर हम लोग राइट हैंड लिमिट निकालेंगे इसकी तो ये 2a प्लस बी आएगी। अब कंटिन्यूस फंक्शन होता है तो क्या होता है, उसकी लिमिट इक्वल होती है ना। ये तो दिया गया है कि कंटिन्यूस फंक्शन है, मतलब ये सारे पॉइंट्स पे कंटिन्यूस है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल हो गया तो 2a प्लस बी इज इक्वल टू 5 हो गया। तो एक तो रिलेशन आपका ये निकल आया, क्योंकि f कंटिन्यूस है इसलिए लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल होनी चाहिए। अब हम लोग 10 पे चेक करते हैं। 10 पे लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी, 10 पे लेफ्ट हैंड लिमिट होगी आपकी 10a प्लस बी होगी। और f10 की वैल्यू क्या होगी, f10 क्या होगा, 21 होगा। तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट और f10 इक्वल होना चाहिए क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूस है। तो 10a प्लस बी इज इक्वल टू 21 हो गया। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे, ठीक है, साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से a की वैल्यू 2 मिल जाएगी और b की वैल्यू 1 मिल जाएगी। आई होप आपको क्लियर है, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब ये हमारा है कंपोजिट फंक्शन का है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 31, एक्सरसाइज 5.1 बुक एनसीईआरटी। शो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल टू कॉज एक्स स्क्वायर इज अ कंटिन्यूस फंक्शन। तो अगर कॉज एक्स होता तो ये कंपोजिट फंक्शन नहीं होता, लेकिन ये कॉज एक्स स्क्वायर है। तो कॉज एक्स स्क्वायर का मतलब क्या हुआ कि ये कंपोजिट फंक्शन है। इसको लिखते कैसे, ध्यान से देखिए। एफ एक्स इज इक्वल टू कॉज एक्स स्क्वायर, इसको हम ब्रेक कर देंगे जी ऑफ एच एक्स में। जी ऑफ एच एक्स का मतलब ये हो गया कि एच एक्स हमारा एक्स स्क्वायर हो गया और जी एक्स हमारा कॉज एक्स हो गया, ठीक है। अब एच क्या है, पॉलिनोमियल है, तो कंटिन्यूस होगा एट ऑल रियल नंबर्स, ठीक है। एच हमारा क्या है, पॉलिनोमियल, एक्स स्क्वायर क्या है, पॉलिनोमियल है, तो ये कंटिन्यूस अपने आप ही हो गया, कुछ करना ही नहीं है, सारे रियल नंबर्स पे कंटिन्यूस होगा ये, ठीक है। एच क्या है, एच एक्स क्या मिलेगा आपको, जब आप सारे रियल नंबर से पुट करेंगे एच में तो आपको क्या मिलेंगे, सारी स्क्वायर वैल्यूज़ मिलेंगे ना। एक्स स्क्वायर है एच, तो जब इसमें आप रियल नंबर चाहे नेगेटिव रखेंगे चाहे पॉजिटिव रखेंगे तो सभी आपको पॉजिटिव वैल्यूज़ मिलेंगी, है ना, क्योंकि स्क्वायर किसी नेगेटिव का भी पॉजिटिव होता है और पॉजिटिव का भी तो पॉजिटिव होता ही है। तो ऑल रियल, यहाँ ब्रैकेट में लिखा हुआ पॉजिटिव, ओके। अब कॉज एक्स क्या है, कॉज एक्स क्या होता है, सभी रियल नंबर्स के लिए कंटिन्यूस होता है, ठीक है। कॉज एक्स का आप ग्राफ बनाइए तो देखिए उसका ग्राफ जो है कहीं ब्रेक नहीं होता है, सभी रियल नंबर्स के लिए वो ग्राफ जो है वो कंटिन्यूस होता है। तो कॉज एक्स इज कंटिन्यूस एट ऑल रियल नंबर्स। जब ये सारे रियल नंबर्स पे ही होता है तो फिर पॉजिटिव पे तो अपने आप ही हो जाएगा, जब सारे पे होता है तो पॉजिटिव पे भी होगा। इसका मतलब क्या है, कॉज एक्स इज कंटिन्यूस एट ऑल एच सी फॉर ऑल सी बिलोंगिंग टू आर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारी कॉन्सेप्ट थी कि अगर कोई फॉग डिफाइंड है तो जी क्या होना चाहिए, कंटिन्यूस होना चाहिए सी पे, और एफ किस पे कंटिन्यूस होना चाहिए, एफ होना चाहिए जी सी पे। तो अगर इस तरह से ये हो रहा है तो फॉग जो होता है वो कंटिन्यूस होता है एट सी। तो यहाँ पे हमारा कॉज एक्स स्क्वायर क्या हो गया, कंटिन्यूस फंक्शन हो गया। स्टूडेंट, आई होप you might have enjoyed this video. You keep on solving other problems from your reference books and NCERT exemplar.
If you feel any kind of problem, then you may inbox. Thank you for watching this video.